10th क्लास के सभी विद्यार्थी हेलो, आप सभी को नमस्कार करते हैं और चैनल से जुड़े विद्यार्थी सब अभिभावकगण मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज 10th क्लास के विद्यार्थियों को फिर हम उसी टॉपिक पर ला रहे हैं जिस टॉपिक पर कल आप लोग को हमने क्लास समाप्त किए थे। यानी कल बायोलॉजी का क्लास लिया था और उसमें हमने ब्लड की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि आज की डेट में ब्लड की ही चर्चा चल रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, कोरोना से कैसे बचें। तो मैं आप सभी बच्चों को कहता हूं कि कोरोना या किसी भी वायरस को हराने का एक ही उपाय है कि आप अपनी यानी कि जो WBC के बारे में जो कल बात हमने कर रहे थे, उस WBC को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं वायरस से टकरा सके और टकरा करके उसको नष्ट कर सके। इसलिए खास करके हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक हम लेकर के आए थे कि ताकि आज लोगों के बीच में जो हड़कंप मची है, विद्यार्थियों के बीच में जो कोरोना का जो हड़कंप मचा हुआ है, उससे हम कैसे बचें, अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो आइए आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे प्लीज यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज की कहानी, आज की स्टोरी हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कल हमने बताया था सभी बच्चों को कि WBC जो करा है, जो एक रंगहीन कल है, बात समझिएगा, इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं होता है, रंजक नहीं होता है। तो एक WBC बताया थे हमने कि WBC जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं या श्वेत रक्त सेल कहते हैं या व्हाइट ब्लड कैपिलरीज भी कहते हो या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो W मीन्स व्हाइट हो गया, B फॉर ब्लड हो गया, C फॉर सेल हो गया। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने बोले थे कि WBC के भी दो भागों में बांट दिया हमने। तो एक भाग का नाम था ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट की परिभाषा कल हम बतलाए थे, फिर सुनिएगा। कहते हैं कि वैसे WBC, क्या बोला जी, वैसे WBC जिनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है, वैसे WBC जिनके कोशिकाओं के कोशिका द्रव में कण पाया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उसमें कण पाया जाता है। तो जिसमें कण पाया जाता है उसी को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्लियर? ग्रेनुलोसाइट को भी देखिए हम तीन भाग में बांटते हैं। उनकी जो कण होते हैं या भिन्न भिन्न तरह के रंगों से रंगे रहते हैं, तो उसको हम तीन भाग में बांटे हैं, जिसको देखिए बोसियोफिल कहते हैं। तो बोसियोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल और तीसरा एसिनियोफिल। ये तीनों जो फिल लगा करके जो हमने वर्ड बोला है, ये समझिए ग्रेनुलोसाइट है। क्लियर? ग्रेनुलोसाइट जिसमें आपको कण दिखाई पड़ेगा कोशिका द्रव में, लेकिन दूसरा देखिए हम लिखवाए हैं एक ग्रेनुलोसाइट। तो एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या हो गया? तो बोलिएगा कि वैसे WBC जिनकी कोशिका के कोशिका द्रव में, क्या बोले थी बच्चे लोग, वैसे WBC जिनके कोशिका के कोशिका द्रव में कण नहीं पाया जाता है। तो कण जब नहीं पाया जाता है तो उसी को एक ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्लियर? अब एक ग्रेनुलोसाइट होता है, इसमें भी दो भाग हो जाते हैं, जिसको देखिए हमने कहा है एक हो जाता है मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। क्लियर? एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट जिसको अकणिकामय कोशिका बोलते हैं। ये अकणिका जिसमें कण नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें दो वो आते हैं, एक मोनोसाइट्स आता है और दूसरा लिम्फोसाइट्स आता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, सब लड़के सुनिएगा, फैगोसाइटोसिस। अब कोई आदमी कहता है कि फैगोसाइटोसिस किसको कहते हो, तो कल ही तुम लोग को बताए थे कि देखिए ग्रेनुलोसाइट जो होता है
अर्थात जिसमें कम पाया जाता है। तो जिसमें कम पाया जाता है WBC में, इसका काम क्या बताया थे, कल याद होगा कि अगर शरीर के बाहर से कोई रोगाणु, समझिए, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को या हानिकारक पदार्थों को भक्षण कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर से एक बार बोलने सुनिएगा। कहते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बाहर से शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं, तो इस क्रिया का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस का काम यही करता है ग्रेनुलोसाइट, जो बाहर से अगर शरीर के अंदर में कोई हानिकारक चीज चला गया, तो हानिकारक चीज चल गया, या हो सकता है कोई रोगाणु चला गया जो शरीर में जाकर रोग पैदा कर सकता है, वैसे चीजों को ग्रेनुलोसाइट नष्ट कर देता है, और इसी क्रिया का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? अब सुनिएगा कहानी आगे जरा। तब बोलते हैं इम्यूनोसाइट्स, एक दूसरा चीज आता है वर्ड। तो इम्यूनोसाइट्स किसको कहते हैं समझिएगा। तो इसका काम फैगोसाइटोसिस में तो बताइए कि बाहर से शरीर में घुसने वाला हानिकारक पदार्थों को अगर नष्ट कर देता है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन कुछ WBC ऐसा होता है जो बाहर से शरीर में अगर कोई रोगाणु प्रवेश कर रहा है, कोरोना वायरस मान लेते हैं इंटर कर गया, मान लेते हैं कि बैक्टीरिया इंटर कर गया, कोई कवक शरीर के अंदर इंटर कर गया, तब कुछ WBC क्या करता है कि उस रोगाणु से टकराने के लिए, उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित करता है। एक विशेष प्रकार के जो पदार्थ स्रावित करता है उसी को कहते हैं एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी जो होता है बनता है, उस एंटीबॉडी का सहारा लेकर के और वो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो रोगाणुओं को अगर नष्ट करते हैं तो इसी का नाम होता है इम्यूनोसाइट्स। एक होता है देखो फैगोसाइटोसिस, तो ये बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थों को भस्म कर दिया, जीवाणुओं को नष्ट कर दिया, रोगाणुओं को भस्म कर दिया, ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन रोगाणुओं से टकराने के लिए वह जो एंटीबॉडी जो स्रावित करता है उसी का नाम इम्यूनोसाइट्स होता है। क्लियर? तो यहाँ पर दो वर्ड आता था, फैगोसाइटोसिस और इम्यूनोसाइट्स। ये देखिए क्या होता है, ये जो लिम्फोसाइट्स की जो बात करता है, तो लिम्फ का मतलब लसिका बताए थे। क्या बताए थे? लसिका। कल हमने कहा था कि तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक में दो चीज आता है, तो एक आता है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ, जिसको कहते हैं रक्त और कहते हैं लसिका। अब कभी कभी क्या होता है कि लसिका में भी WBC चल जाता है। अब लसिका के साथ WBC है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे से बच्चे, अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर उंगली में जख्म हो गया, तो जहां पर जख्म हो जाता है तो देखता है जख्म के बीच में वो छेद रहता है। अब उसी छेद से देखता है तुम्हारा आपका रोगाणु बैक्टीरिया कवक प्रवेश करता है अंदर में, तब डॉक्टर बोलता है कि इन्फेक्शन लग गया, यहाँ पे जख्म बढ़ने लग गया तुम्हारा। तब जख्म बढ़ने लग गया, एक मतलब समझ जाओ कि बाहर से तो रोगाणु जख्म में इंटर कर गया। तो ये रोगाणु जैसे बैक्टीरिया अंदर गया, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए WBC क्या होता है कि लसिका में एकत्र होने लगा। जैसे कि आपका कांख के यहाँ गिल्टी होता है, देखता है हाथ में जख्म होता है, यहाँ गिल्टी फूल जाता है। एक मतलब जहाँ पर कांच में गिल्टी करे हो, उस गिल्टी में यानी जहाँ लसिका गांठ है, उसी लसिका गांठ में WBC आकर के सब एकत्रित होता है, और एकत्रित होने के बाद तब धीरे धीरे ब्लड के रास्ता से सॉरी लसिका द्वारा वह भी नीचे उतरता है। और यहाँ पर उतरने के बाद जो बाहर से बैक्टीरिया घुस गया जख्म में, ये WBC आकर के उसको नष्ट कर देता है। तो समझिए ये WBC
तुम्हारा बाहर से आने वाले रोगाणु को जब नष्ट करने लगा, तब यहाँ पर देखता है जहाँ पर जख्म होता है वहाँ पर थोड़ा सा माने हगवाते हैं, खुजलाते हैं। अब खुजलाने का मतलब समझ जाइए कि वहाँ रोगाणु और तुम्हारा लिम्फोसाइट्स ये दोनों के बीच में टक्कर हो रही है। वही टक्कर में जो मारा जाए, जो नष्ट हो जाए, वही देखकर जख्म को जब दबाते हो तो उजला उजला द्रव निकलता है। तो उजला उजला जो द्रव निकल रहा है वो नष्ट होने वाली WBC हो सकता है या फिर बैक्टीरिया रोगाणु हो सकता है। दोनों में जो मर गया वही जख्म से बाहर गंदगी के रूप में निकल गया। तब ये समझिए कि आपका लिम्फोसाइट्स जो काम करते हैं, जो लसिका के माध्यम से उस रोगाणु तक पहुंच गया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन देता है परीक्षा में कि रक्त के कार्य क्या है, रुधिर का कार्य हमारे शरीर में क्या है, या जंतुओं के शरीर में रुधिर कौन कौन सी काम करती है, तो बताइए रहे थे तो सुनिए रहे। सबसे पहले याद करना कि मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पूरे शरीर के कोशिकाओं में ले जाना या कोशिकाओं से फेफड़ा तक लाना, एक काम तुम्हारा रुधिर का है। और खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का जो परिवहन का काम करता है वह आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है। वही हीमोग्लोबिन क्या करता है कि फेफड़ा में से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं के भीतर बनने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वहां से लेकर के फेफड़ा तक पहुंचाता है। पिछले क्लास में बोले थे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये रक्त के द्वारा ही एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है। तो ये समझिए पहला बात हुआ O2 और CO2 का परिवहन, माने एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। दूसरा देखिए है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्व का मतलब वैसे यौगिक जो हमको जीने के लिए जरूरी है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। याद कीजिए आप कि जब भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है तो पाचन के लास्ट यानी छोटी आंत के मध्य भाग में बताए जो पचने लायक रहता है भोजन वो पच जाता है, और जो जल में घुलने लायक रहता है वो घुल जाता है। तो घुलने में बताए थे कि आपका ग्लूकोज होता है, जैसे कुछ विटामिन होता है, एमिनो अम्ल होता है, कुछ मिनरल जिसको खनिज कहते हो, ये सब जल में घुल जाता है। और जो भी जल में घुल जाता है वह अंत में रक्त में चला जाता है, और रक्त में चल गया तो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में बताओ घुमा दिया गया उसको। जो आपने विटामिन खाया वह विटामिन भी सभी कोशिकाओं में चल गई, ग्लूकोज भी सभी कोशिकाओं में चल गया, एमिनो अम्ल भी चल गया, और ये सब को ले जाने का काम जो है वह रुधिर का काम है। ये समझिए पोषक तत्व बोलते हैं, जिसमें आपने ग्लूकोज कहा, खनिज कहा, विटामिन कहा, एमिनो अम्ल कहा, ये सब को शरीर की कोशिकाओं से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम ये समझिए रुधिर किया। तीसरी बात है हार्मोन। अब पता है हार्मोन क्या होता है, तो एक तो बायोलॉजी में एंजाइम बताए हैं और यहाँ बताने जा रहे हार्मोन। तो याद करना कि मनुष्य के शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती है, याद करने में एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हार्मोन का मतलब रासायनिक पदार्थ जो ईश्वरीय देन है, जो गॉड गिफ्ट है। एक दुनिया में जब जन्म लिया उसी समय वह ग्रंथि बनाया तुमको भेजा गया दुनिया में, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र जब बीतने लगा उन ग्रंथियों से जरूरत के अनुसार आपका रासायनिक पदार्थ निकल करके और रक्त में चला गया। उस रक्त के माध्यम से वह जो हार्मोन था वो पूरे शरीर में घूम गया, यानी कि आपके दिमाग के अंदर में भी बताइए अंतःग्रंथि है। आपका देखता है शरीर में बहुत सारा, हृदय के पास भी अंतःग्रंथि है, देखता है गर्दन के पास भी थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है ना, एड्रीनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं
जैसे कि कहता है कि लड़कों में बताओ एक वृषण ग्रंथि होते हैं, तो उस वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, जिस हार्मोन्स की वजह से लड़कों के मूंछ और दाढ़ी आ जाते हैं। ये हर मतलब हार्मोन्स की ग्रंथि वृषण ग्रंथि लड़कियों में नहीं पाई जाती है, इसलिए लड़कियों में मूंछ और दाढ़ी का अभाव पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, यह हार्मोन निकल करके सीधे रक्त में चल गया और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में नच गया, तो समझिए यह हार्मोन वही है जिसकी विस्तार कहानी आप लोग के अगले चैप्टर में मिलेगी आपको। तो हार्मोन भी एक भाग से दूसरा भाग में पहुंचा, दिमाग से निकल करके शरीर में चलाया, एक तुम्हारा हार्मोन ग्रंथि है। हार्मोन यानी रासायनिक पदार्थ है जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। देखिए वर्ज्य पदार्थों का परिवहन मत समझिए। वर्ज्य का मतलब बेकार, वर्ज्य का मतलब बेकार कहते हैं उसको। एक मतलब याद करना कि जंतुओं के शरीर में या मनुष्य के शरीर में जब उपापचय की क्रिया होती है तो उपापचय क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन युक्त कुछ पदार्थ तैयार होता है, और नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक तैयार होते हैं उसी को हम लोग पेशाब कहते हैं, उसी को यूरिन कहते हो, उसी को मूत्र कहते हो, और तब देखिए रुधिर के द्वारा वो पेशाब भी आपके किडनी में जाता है, और किडनी के भीतर में नेफ्रॉन होता है, वह नेफ्रॉन पेशाब और रक्त ये दोनों को फिल्टर करता है, छानता है, और छानने के बाद देखिए आपका पेशाब को वो अलग कर देता है और रक्त को अलग कर देता है। तो सोचिए अगर रक्त न रहता तब समझिए कि पेशाब भी किडनी में नहीं पहुंचता। पेशाब को किडनी तक पहुंचाने का काम जो है वो रक्त का ही है, लेकिन रक्त जैसे किडनी में गया वहां पर जो है फिल्ट्रेशन हुई, पेशाब अलग हो गया और रक्त अलग हो गया। तो वह नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ था उसी को हम यहाँ वर्ज्य पदार्थ करें, जिसको पेशाब या मूत्र कहते हैं। तो इसको भी समझो कि शरीर से बाहर निकालने में आपका रुधिर या ब्लड का ही भूमिका है। और समझिए अभी हम लोग बात कर रहे थे WBC, अभी WBC भी तो रक्त में ही है। अब बताओ यहाँ लिखा है कि संक्रमण से सुरक्षा या रोग से सुरक्षा, तो बताओ कि आपका ब्लड अगर नहीं रहता तो WBC भी नहीं रहता। एक मतलब कि बाहर से अगर कोई रोगाणु शरीर के अंदर में जाता है तो रक्त में पाए जाने वाला WBC उन रोगाणुओं को नष्ट करके आपको रोग से बचा लेता है। एक मतलब कहो कि रुधिर या रक्त हमारे शरीर को रोगों से भी रक्षा करता है। इतना ही नहीं बल्कि कहता देखिए जल संतुलन, माने मनुष्य के शरीर में आवश्यकता से ज्यादा जल नहीं रह सकती है। अगर आवश्यकता से ज्यादा जल ऊतकों के बीच में है, ऊतकों के बीच में एकत्रित है, तो उस जल को भी रक्त अपने द्वारा शरीर के साथ माने अपने द्वारा शरीर में घुमाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको बाहर निकाल भी देते हैं। तो जल संतुलन बनाए रखने का काम भी ये रुधिर का होता है। केवल जले संतुलन नहीं करती है बल्कि सुना करता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है ये फिक्स करीब करीब बोलता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आखिर क्यों होता है? इतना तापक्रम को कौन बनाए रखता है? तो शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करना भी रुधिर का काम होता है, ब्लड का काम होता है। देखते हो किसी मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है तो उसके शरीर का तापमान गिरने लगता है, और तापमान गिरने लगता है तो उस स्थिति में रोगी मर भी सकता है। तब ऐसे हालात में डॉक्टर देखता है उसके शरीर में ब्लड चढ़ाता है। अब ब्लड जैसे ही उसके शरीर में यानी जितना चाहिए उतना अगर आने लगा तो शरीर का तापक्रम जो है तापमान फिर धीरे 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 जहाँ पर चाहिए वहां पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि आप तो कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर को यानी कई मामले में यानी जीवित रखने में ये मददगार होता है। अगर ब्लड शरीर में कम जाए या उसकी कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ही कहा जाता है वो व्यक्ति मर जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। तो ये ब्लड की कहानी तुम लोग के आज हमने बताए, लेकिन अगली कहानी जो है ये ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकार से संचरण करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए,
तो ब्लड को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए यहाँ पर नली चाहिए। जैसे जल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए पाइप की जरूरत होता है, उसी प्रकार से आपके शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए नली की जरूरत होता है। उसी नली को रुधिर वाहिनी कहते हैं या उसी को रक्त वाहिनी कहते हैं। तो तुम्हारे शरीर में रुधिर वाहिनी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे होता तो है तीन प्रकार के, जिसमें एक तुम्हारा होता है धमनी जिसको आर्टेरीज कहते हैं, दूसरा होता है सीरा जिसको वेन कहते हैं, तीसरा होता है केशिका जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। तो अगर तुम लोग से कोई पूछता है कि रक्त की रक्त वाहिनी कोई बोलता है कि रक्त वाहिनी, तो रक्त वाहिनी का मतलब याद करेंगे सब लड़का लड़कियां कि रक्त वाहिनियां, तो रक्त वाहिनियां का मतलब हो गया कि जिस नली से, जैसे कि मानते हैं कि आपका यही पाइप का समान नली है और इसी नली से होकर के देखिए आपका रक्त जाता है, तो इस नली को ही कहते हैं रक्त वाहिनी। और रक्त वाहिनी में बताया कि तीन तरह का वाहिनी होता है। इसी में पहला होता है, याद करें, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, जिसको आर्टेरीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? आर्टेरीज कहते हैं। दूसरा जो होता है देखिए वह होता है सीरा। क्या होता है? सीरा, जिसको हम लोग वेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेन कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह होता है केशिकाएं या केशिका बोलते हैं। तो तीसरा जो होता है कोशिका नहीं केशिका याद करिए, जिसको कैपिलरी बोलते हैं। तो देखा ये कैपिलरी बोलते हैं, तो एक कैपिलरी यही रक्त की तीन नली होती है। अब यही तीनों नली के बारे में विशेष रूप से जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि किसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कौन नली में कहाँ से ब्लड जाते हैं। इस सारी कहानियां अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग चैनल में जो भेजे हैं, यानी आज की जो वीडियो भेजे हैं, इतना कंप्लीट कर लेंगे। मैं इतना उम्मीद करता हूँ, फिर अगले क्लास का इंतजार करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।